संधि के टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, संधि के भेदों से संबंधित चर्चा हमारी चल रही थी, जिसमें हमने देखा सिद्धांत कौमुदी और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि के 5 भेद हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि वरदराज की लिखी हुई है, उनके अनुसार तथा जो भी आपकी प्राथमिक माध्यमिक स्तर की जो किताबें हैं उनके अनुसार आपके संधि के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेट का एग्जाम दे रहे हो और अगर इनका नाम नहीं आता है प्रश्न में और उसके अलावा प्रश्न पूछता है तो आपको किस तरीके से आंसर देना है, सारा मैंने स्पष्ट किया है पिछली वीडियो में। और ये संधि के प्रकार हो गए। अब इन संधि के प्रकार के बाद में जैसे ही हम संधि का प्रकरण शुरू करेंगे उससे पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना है। और एक वो टॉपिक क्या है, एक छोटा सा प्रकरण है जिसका नाम है वर्ण विश्लेषण। क्या नाम है? वर्ण विश्लेषण। वर्ण विश्लेषण, आपको वर्णों का विश्लेषण करना आना चाहिए, क्योंकि मित्रों आपको भी पता है संधि का मतलब होता है वर्ण विधि। और वर्ण विधि प्रसंग को हम अच्छे तरीके से कब कर सकते हैं? जब हम शब्दों का विश्लेषण करना सीख सकें। जैसे यहाँ कुछ अभ्यास करते हैं, उन अभ्यासों से ही आप सीख जाओगे। जैसे मान लो मित्रों मैंने लिखा राम। अब मैंने राम लिखा है तो इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? जैसे इसमें र है, र में आ स्वर मिला हुआ है, मैं है और मैं में ए स्वर मिला हुआ है। तो ये राम का विश्लेषण हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से मान लो जैसे हमने यहां लिखा लता। अब लता का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो इसमें ल है, ल में ए है, फिर आगे त है और त में आ है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि व्यंजन होते हैं उनमें भी क्या मिला हुआ होता है? स्वर मिला हुआ होता है। जैसे ल में आपको ए दिख नहीं रहा है लेकिन है, क्योंकि अगर बिना ए वाला ल हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो एक तो ये बातें आपको जो है वो आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ क्लिष्ट विश्लेषण है वो हम लेते हैं, क्योंकि आपको देखो वर्ण विधि पढ़नी है तो सबसे पहले वर्णों का विश्लेषण आना जरूरी है, नहीं तो आगे सूत्रों में कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मान लो यज्ञ है लिखा हुआ है। अब यज्ञ लिखा हुआ है तो इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? तो हम कह सकते हैं कि इसमें य है, य में मिला हुआ ए है। अब आगे आपको पता है ज्ञ, तो ज्ञ का पूरा विश्लेषण आपको करना है। जैसे ज्ञ कैसे बनता है? जैसे, और जय में च वाली लाइन का 5वां ई है, इसमें मिला हुआ है ए, इन सबसे मिलकर के बना है ज्ञ। और आगे क्या है? तो आगे विसर्ग है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने कक्षा लिख दिया। अब कक्षा का मतलब क्या है? क है, फिर क के बाद में ए है, ए के बाद में फिर से क है, फिर क के बाद में मूर्धन्य स है और फिर इसके बाद में आ है। ठीक है। तो इसे कहते हैं वर्ण विश्लेषण। मतलब उस शब्द में एक एक वर्ण को अलग कर देना, उसे ही वर्ण विश्लेषण कहा जाता है। तो ये वर्ण विश्लेषण से संबंधित छोटी सी हमारी एक प्रकरण के रूप में ही था। तो इसे आप जो है अच्छी तरह से समझें, क्योंकि इसके बिना हम कभी भी वर्ण विधि को अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक बार हम और कर लेते हैं अभ्यास। देवालय, बिल्कुल इजी लिखा हुआ है देवालय। अब देवालय में क्या क्या वर्ण है? दे तो द है, फिर ए है। अब ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल सावधानी रखनी है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि इसके ऊपर भी आप एक मात्रा लगा दें, यहाँ लग रही है तो नहीं। यहाँ अगर 2 मात्रा है तो आप विश्लेषण में इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर एक ही मात्रा है तो आपको विश्लेषण में केवल इस तरीके से लिखना है, जैसा कि यहाँ देवालय में दिख रहा है। फिर आगे क्या है? देखो द, ए, फिर इसके बाद में व के आगे आ, आगे आगे ल में मिला हुआ है ए, आगे फिर से क्या है? ये, और फिर आगे क्या है? ए। तो इस प्रकार से क्या बना है? देवालय बना है। तो ये वर्ण विश्लेषण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ण विश्लेषण के बिना हम कभी भी वर्ण विधि को, संधि के टॉपिक को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। शब्दों का आपको विश्लेषण जो है वो इसी तरीके से करना है। अब इसके बाद में हम चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर, और वो है
संधि के अवान्तर भेद, संधि के अवान्तर भेदों की चर्चा हम कर लेते हैं। अब जैसे अभी मैंने बताया आपको संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के भेद होते हैं 5, और लेकिन अब हमें पढ़ने कितने हैं, 3। लेकिन इन 3 भेदों में भी हम 5 भेदों की चर्चा कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 5 संधि। अब 5 में से हम सबसे पहले जो संधि ले रहे हैं वो हम संधि ले रहे हैं, पहली जो संधि है उसका नाम है स्वर संधि। कौन सी संधि है, स्वर संधि। और स्वर संधि का ही अवान्तर जो भेद, स्वर संधि का अपर नाम लिखते हैं पहले अच संधि। स्वर संधि कह दो या अच संधि कह दो, बात एक ही है। अब देखो स्वर संधि या अच संधि के कितने भेद हैं, अवान्तर भेद कितने हैं। तो इसके अवान्तर भेदों को हम देखें तो इसके अवान्तर जो भेद है वो आपके सामने निकल के आते हैं 8। सामान्यतः कितने भेद होते हैं, 8। अब 8 भेद कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो एक भेद है जिसे हम कहेंगे सवर्ण दीर्घ संधि। देखो आप जिस भेद को दीर्घ संधि कहते हो उसी दीर्घ संधि का परिशुद्ध नाम है सवर्ण दीर्घ संधि। ये कोई अलग से संधि नहीं है। जो संधि आप सबसे पहले आपने पढ़ी है कहीं पे भी अपने सिलेबस में, वो ही दीर्घ संधि है, लेकिन उसका शुद्ध नाम क्या है, सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि के बाद में जो दूसरे नंबर की संधि आती है, वो दूसरे नंबर की संधि है, उसका नाम है गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, गुण संधि। गुण संधि के बाद में फिर एक संधि आती है जिसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, देखो मित्रों, वृद्धि को शुद्ध रूप से देवनागरी लिपि में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि इसी को हम आजकल ऐसे भी लिख देते हैं वृद्धि संधि, लेकिन ये जो मैंने बाद में रूप लिखा है, हालांकि ये सुप्रसिद्ध तो है लेकिन ये कंफ्यूजन करता है। कैसे, अब इसमें द तो पूरा दिख रहा है और ध आधा दिख रहा है, जबकि हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि जो है द तो आधा है, आधे का मतलब इसमें व्यंजन नहीं है, पहले द है फिर ध है, ध में ई मिला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका ये जो लिखा हुआ वेद है इसकी जगह आप इसी को माने, और परिशुद्ध कैसे लिखा जाएगा, ये इसी तरीके से वृद्धि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ये बीच में जो हमने लगा दिया है इसे भी हटाएंगे। ये चलते हैं टॉपिक की ओर। उसके बाद में देखो 4 नंबर, 4 नंबर में आपकी जो संधि आती है उस संधि का नाम है यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि, गुण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि और यण संधि। फिर इसके बाद में 5वां जो आपका नंबर आता है वो है अयादि संधि। क्या, कौन सी संधि है, अयादि संधि। अयादि संधि के बाद में 6ठे नंबर पे जो आती है उसका नाम है, सॉरी संस्कृत वालों को ये भी एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी में थोड़े पीछे होते हैं, कहाँ पे क्या लिखना होता है कहाँ पे क्या लिख जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम जो है अब देखो एक संधि का नाम है जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। 6ठे नंबर पे पूर्व रूप संधि। अब आपको पता है कि संधि के आगे विसर्ग लगा हुआ है, मतलब ये पुल्लिंग का शब्द है। और 7 नंबर पे जो संधि आती है उसका नाम है पररूप संधि। और मित्रों आपको पता हो कि एक 8वां जो भेद है वो 8वां भेद कौन सा स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको पता होगा मैंने जब आपको संधि के 5 भेद बताए थे तो अर्थ संधि के बाद में
जो भेद है उसे कहा जाता है प्रकृति भाव संधि। उसी प्रकृति भाव को अच संधि में समाहित करने पर अच संधि के भेद कितने हो जाते हैं? 8, जिसमें 7 तो किसके हैं? स्वर संधि के खुद के, और 8वां भेद प्रकृति भाव है उसको भी इन्होंने इसी में रखा है, प्रकृति भाव संधि। तो ये आपके कितने भेद हो गए? 8 भेद आपके हो गए। 8 भेद हैं सवर्ण दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप। अब इसके बाद में हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो चर्चा हम करेंगे सवर्ण दीर्घ संधि की। तो आप नया टॉपिक डाल सकते हैं अलग से। संधियों में जो अवांतर भेद है अच संधि का वो हम पढ़ेंगे, और उसका नाम है सवर्ण दीर्घ संधि। क्या नाम है? सवर्ण दीर्घ संधि। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कुछ स्टूडेंटों को अगर ऐसा लगता हो कि नहीं सर की पढ़ाने की स्पीड थोड़ी कम है, तो देखो मैं सबको साथ लेके चलने का प्रयास करूंगा। तो अगर किसी को जैसे सबको समझ में आ रहा है और उसे लग रहा है कि नहीं थोड़ा सर को स्पीड में बढ़ाना चाहिए, तो आपको पता हो तो अपने वीडियो के अंदर एक स्पीड का ऑप्शन भी है, जिसमें आप नीचे से क्लिक करके आप वीडियो की जो है वो बढ़ा सकते हो। आप स्पीड जो वीडियो 15 मिनट की है वो 10 मिनट में ही हो जाएगी, 5 मिनट में ही हो जाएगी। और आप जो है रिवीजन के तौर पे भी इस ऑप्शन का जो है वो उपयोग कर सकते हो। अब उसके बाद में हम देखते हैं सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा है। तो सवर्ण दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो आपके सामने है। अकह सवर्णे दीर्घः, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में से लिया गया सूत्र है। अकह सवर्णे दीर्घः। अब देखिए अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र क्या कहता है? अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र कहता है कि अक के आगे कि अक वर्ण हो उसके जस्ट आगे भी कौन से वर्ण हो? अक वर्ण ही हो। तो दोनों अक वर्णों के स्थान पे आप एक ही अक वर्ण कर दो, लेकिन जो आप ये अक वर्ण कर रहे हो ये अक वर्ण आपको कौन सा करना है? ये अक वर्ण आपको दीर्घ वाला, ह्रस्व दीर्घ प्लुत में से जो दीर्घ है वो आपको करना है। अब आपको पता है अक वर्ण का मतलब क्या होता है, तो अक एक प्रत्याहार है। आपने माहेश्वरी सूत्र पढ़े होंगे, जैसे पहला सूत्र है अ इ उ ण, दूसरा सूत्र कौन सा है? री द्री क। तो अक कहने का मतलब ऐसे शुरू होकर के क तक आना है, लेकिन इट संज्ञक वर्णों को साथ में नहीं लाना। ये मैं आपको प्रत्याहार के दौरान अच्छी तरह से बता चुका। तो अब आपको पता होगा अक कहने का मतलब क्या है? अ इ उ री द्री। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अब ह्रस्व और दीर्घ दोनों हो सकते हैं, और उसके जस्ट आगे अगर अ या आ जाए तो उनकी जगह आपको जो अक का जो दीर्घ होता है, अ के 18 भेदों में से जो अ का दीर्घ वाला भेद है उसे आदेश करना है। आदेश का मतलब है कि आपको दोनों के स्थान पे एक वर्ण करना है। फिर उसके आधार पे अब देखो जैसे दूसरा डायग्राम है ई प्लस ई या ई के जस्ट आगे ई या ई आ जाए तो आपको क्या करना है? जो दीर्घ इकार है वो ही आपको करना है। अब ई उ, सबसे पहले उ का ले लेते हैं। ई, अब उ का उ और उ के आगे दीर्घ उ हो या उ के आगे उ, तो आपको क्या करना है? दीर्घ उकार करना है। मतलब यहाँ उ प्लस उ का भी मतलब दीर्घ उ ही होता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दीर्घ उकार पहले हो ह्रस्व उकार बाद में हो तो भी आपको दीर्घ उ ही करना है। फिर उसके बाद में ऋकार की चर्चा करें, इसे ह्रस्वरी कहते हैं, और ये वाला आपका दीर्घ री हो गया। दीर्घ री इसी प्रकार से ह्रस्वरी
और ये हो गया आपका दीर्घ री। तो करना क्या है, करना आपको आदेश के रूप में दीर्घ ऋकार ही है। तो अक कहने का मतलब ए ई उ री और ली। अब ली का हम देखें, जैसे ली, अब ली का दीर्घ होता नहीं है, तो दीर्घ नहीं होता है तो जो है वो ही हम कर देंगे। अर्थात हमें क्या करना है, ली के आगे ली वर्ण होने पर हमें एक ही ली वर्ण जो है वो आदेश आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान में रखते हुए जो है इस टॉपिक को समझना है और आगे चलना है। यहां तक का समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। अब देखो, इसके बाद में हम एक विश्लेषण के माध्यम से इस चीज को बता देता हूं मैं। हम ये कह सकते हैं कि संधि का कार्य जो होगा तो पहले वाले पद में तथा जो बाद वाला आपका पद है, तो पहले वाले शब्द के तो अंत में और द्वितीय वाले पद के या शब्द के प्रारंभ में संधि का कार्य होगा। आपको क्या करना है, आपको ए ई उ री ली ह्रस्व दीर्घ प्लुत आपको यहां भी मिल सकते हैं और यहां भी मिल सकते हैं। ए ई उ और री, ये छोटे बड़े ह्रस्व दीर्घ हो सकते हैं। और यहां भी आपको क्या मिलेंगे, ए ई उ और ये हो गया आपका री। तो इन का मिलान यहाँ पे होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आदेश के तौर पे आपको क्या करना है, आपको जो दीर्घ वाला रूप है वो ही आपको करना है। अब यहां देखो, दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे एक बार उसको लिख देते हैं, इंद्री के स्थान पे तो इंद्री ही होता। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ए के आगे जस्ट ए ही होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि संधि कौन से पढ़ रहे हैं हम, सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण का मतलब होता है ए के सामने ए का ही कोई सवर्ण हो, अर्थात ए के आगे ए के 18 भेदों में से ही कोई एक हो, तो आपको जो दीर्घ वाला भेद है वो आपको करना है। इसलिए इस संधि का नाम क्या है कि सवर्ण वर्ण हो और वो भी अक ही हो, तो जो दीर्घ वाला रूप है वो आपको करना है। इसीलिए इस संधि का नाम क्या है, सवर्ण दीर्घ संधि। धीरे धीरे आप टॉपिक पढ़ोगे आगे सभी संधियों के, तो आपको पता लग जाएगा संधियों के जितने भी नाम है ना, उन नामों के आधार पे ही हम उनके कार्यों को याद रख सकते हैं। आपको कहीं पे भी ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल नाम से ही परिभाषा निकाल सकते हो, आपको कहीं रटना नहीं है। आप डायरेक्टली केवल समझ करके भी उन चीजों को कर सकते हो। तो सवर्ण दीर्घ संधि का मतलब क्या हुआ, सवर्ण दीर्घ संधि मतलब ए के आगे ए ही होगा, ई के आगे ई ही होगी, उ के आगे उ ही होगा, री के आगे री ही, मतलब बिल्कुल समान रूप होंगे। हाँ, छोटे बड़े हो सकते हैं और करने कौन से हैं, बड़े करने हैं। अब आपको पता है कि इसकी जगह और इसकी जगह, इन दोनों की जगह पे हम कर क्या रहे हैं, ये वाले वर्ण कर रहे हैं। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं, जहां दो के स्थान पे संधि कार्य किया जाए, दो के स्थान पे एक वर्ण किया जाए, उस प्रक्रिया को कहते हैं एकादेश संधि। क्या कहते हैं, एकादेश संधि। एकादेश संधि कहते हैं। इस आधार पे ये भी एक प्रश्न बन गया कि अकय सवर्णे दीर्घ, ये जो सूत्र है ये किस संधि का है, एकादेश संधि का है। सवर्ण दीर्घ संधि है तो किस कैटेगरी की संधि है, ये एकादेश संधि है। एकादेश, दो के स्थान पर एक आदेश करने वाली संधि है। अब हम इनके उदाहरणों को निकालते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं हिम प्लस आलय। अब देखो, सबसे पहले वर्ण विश्लेषण मैंने बताया था आपको, तो मैं को अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा ये चिन्ह लगा करके, तो इसमें से मैं ए को बाहर निकालूंगा और आगे क्या है आ, और इसके आगे क्या है लय। तो अब देखो, आप ए के आगे जस्ट आ, ए के आगे ये इक वर्णों में भी हैं, सॉरी ये अक वर्णों में भी हैं, ये सवर्ण भी हैं,
तो इन दोनों के स्थान पे आपको क्या करना है, इन दोनों के स्थान पे जो दीर्घ वाला रूप होता है आपको ध्यान देना है। यहाँ नहीं देखना कि हमें ये करना है, यहाँ भी नहीं देखना कि हमें ये करना है, हमें अपने हिसाब से करना है। हो सकता है यहाँ पे एम की आ की जगह एम मिल जाए, उदाहरण तो अलग अलग होते हैं, या यहाँ पे आ मिल जाए। तो हमें ऐसे नहीं करना कि हमें केवल आगे वाला करना है या पीछे वाला करना है, नहीं, दोनों को क्रॉस कर देंगे और दोनों को क्रॉस करके हम एक रूप बना देंगे, वो भी कौन सा, जो दीर्घ होता है। अब इधर हो गया क्या, आ, आगे क्या है, लयः, इधर क्या है, हिम, क्या है, हिम। अब इनको जोड़ेंगे, ही, अब में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, माँ, और आगे क्या है, ल, इसी प्रकार से क्या है, लयः, तो शब्द क्या बना, हिमालय। अब देखो यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हिमालय में कौन सी संधि है, आंसर होगा सवर्ण दीर्घ संधि। ऑप्शन में सवर्ण दीर्घ नहीं देके ऊपर से पूछे तो स्वर संधि है। स्वर संधि में से कौन सी संधि है, सवर्ण दीर्घ संधि है। फिर दूसरा प्रश्न ये हो सकता है, हिमालय के अंदर संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो संहिता संज्ञक वर्ण ए प्लस आ, ये बताना है। अब ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है ए प्लस आ प्लस आ, या फिर आ प्लस ए, तो आपको सही का ही चयन करना है, ए प्लस आ। एक संधियों के दौरान आपको ये भी पता रखना है कि आपको शब्दों का परिचय करना है। जैसे मैंने आलय लिखा, तो आलय शब्द होता है, जैसे अगर हम विग्रह हिम प्लस अलय करते तो भी बनता तो हिमालय, लेकिन आपका विग्रह गलत हो जाता। तो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण निकालने का फायदा क्या होगा, आपका शब्दों से परिचय हो जाएगा। जैसे कवि में ई की मात्रा छोटी आती है या बड़ी आती है, ठीक है। जैसे मान लो ईस है, ईस में मात्रा बड़ी आती है छोटी आती है, विकार की मात्रा कहाँ, तो शब्दों का परिचय भी आपको होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी संधि ना पूछ के वर्ण विच्छेद पूछ लिए जाते हैं, तो वहां दिक्कत हो जाती है। अब जैसे मान लो हम कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे परम प्लस आनंद है। अब आपको पता है कि आनंद शब्द होता है, आनंद शब्द नहीं होता, इसलिए हमने ये लिखा। और परमा कोई शब्द नहीं होता, परम शब्द होता है, इसलिए हमने ये लिखा। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे, तो विश्लेषण क्या होगा, परम, अब में से हमने क्या निकाला, है, इधर आगे क्या है, आ, इसके आगे जस्ट क्या है, नंद है। अब इसको काटा, दोनों की जगह पे हमने एक वर्ण कर दिया, और वो भी दीर्घ वाला किया, क्या है, आ, इधर क्या है, नंद है। अब इधर क्या है, परम। अब इनको मिला के लिखेंगे, प रे म में आ जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, परमा, आगे क्या है, नंद है, शब्द क्या बनेगा, परमानंद। परमानंद में संहिता संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, ए प्लस आ। परमानंद में संधि कौन सी है, सवर्ण दीर्घ संधि, जो कि स्वर संधि का एक भेद है, ठीक है। तो ऐसे आपको शब्दों का परिचय करते हुए आपको चलना है। इसी प्रकार से जैसे मान लो हम कहें लता प्लस अंकुर। अब देखो दोनों में तो आ पहले था, अब ए आगे, ए आ गया, पहले आ गया, तो आपको मैंने जो कहा है वो उस बात को ध्यान में रखना है कि आगे पीछे में से ऐसे मत करना कि आगे वाला कर दें या पीछे वाला कर दें। आपको ये कंफर्म करना है कि ए का दीर्घ रूप क्या होता है, हमें वो करना है। लता प्लस अंकुर। अब लता में से हम ए को बाहर निकालेंगे, तो लत प्लस आ, और आगे क्या है, अंकुर। अब आपको पता होना चाहिए ए है, फिर ए के आगे अनुस्वार है, और फिर उसके आगे कुर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें तो इन दोनों को क्रॉस करना है, ना कि अनुस्वार को क्रॉस करना है। अब इन दोनों को हटाएंगे, आएगा क्या, आ। अब आगे आगे क्या है, अनुस्वार, इसके आगे क्या है, कुर, और इधर क्या है, ल। अब इनको मिला के लिखेंगे, ल में ता, त में आ जोड़ेंगे, क्या बनेगा, लता। अब अनुस्वार ऊपर बैठेगा जाके, और फिर क्या हो जाएगा, कुर, क्या बनेगा, लतांकुर। लतांकुर में कौन सी संधि है, लतांकुर में आपकी सवर्ण दीर्घ संधि है। तो ऐसे आपको छोटे छोटे शब्दों के परिचय के माध्यम से, अब ये 3 शब्दों के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। अब मैं डायरेक्ट उदाहरण लिखूंगा, आप बताना कि क्या इसका बनेगा। जैसे मान लो मैं लिख दूं हिम प्लस
अचल है, हिम प्लस अचल। अब आपको पता है इधर ए है इधर ए है, दोनों की जगह आ करेंगे और क्या रूप बन जाएगा, हिमाचल। यहां विसर्ग है तो यहां विसर्ग लगा देंगे, क्या बनेगा, हिमाचल। ऐसे ही जैसे मान लो तब, अब व में ए है, आगे क्या है आशा, आशा आगे क्या है आ, तो इस ए को और इस ए को मिलाएंगे, क्या बनेगा, तय व में इन दोनों को मिला देंगे, वाह आगे क्या हो जाएगा सा, क्या बनेगा, तवासा, मतलब आपकी आशा। इसी प्रकार से जैसे आपको पता होगा विद्यालय, विद्या प्लस आलय, आलय का मतलब होता है स्थान, क्या बन जाएगा, विद्या। इसको और इसको हम मिला रहे हैं और इसकी जगह पे एक आ कर रहे हैं, बनेगा क्या, विद्यालय। ये आपको अभ्यास से आ जाएगा, आप अभ्यास करेंगे खुद आपको आ जाएगा। जैसे मान लो विधवा प्लस आश्रम, क्या बनेगा, विधवा श्रम है, विधवा श्रम। जैसे मान लो शब्द है दया प्लस आनंद। अब आपको पता है आनंद शब्द नहीं होता आनंद होता है, और दया शब्द नहीं होता दया होता है। तो आपको शब्दों से परिचय करना है कि कहाँ पे आ की मात्रा आएगी, कहाँ पे ए की मात्रा आएगी, और बन क्या जाएगा, दया नंद है, क्या बन जाएगा, दया नंद। अब इसके अलावा हम ई के उदाहरण देख लेते हैं, एक दो उदाहरण में आपको विश्लेषण से समझा देता हूं। जैसे मान लो शब्द है गिरी। अब आपको ये याद करना है, याद करने का मतलब उदाहरण निकालोगे आपको याद हो जाएगा कि गिरी में ई की मात्रा दोनों ही छोटी हैं, ये आपको याद रखना है। छोटी छोटी चीजें अभ्यास से याद हो जाएंगी। और ईसह, ध्यान रखना ईसह है का मतलब होता है स्वामी, तो ईसह में ई की मात्रा हमेशा बड़ी ही आएगी। ऐसे आपको इनका परिचय भी होना चाहिए शब्दों का। तो गिर रहे, अब र में से हमने छोटी ई बार निकाली है तो छोटी ही लिखेंगे, फिर आगे दीर्घ है तो दीर्घ ही लिखेंगे, और आगे क्या बन जाएगा, दीर्घ ईसह, ऐसे की ऐसे। अब इसको और इसको दोनों को हटाएंगे और दीर्घ वाला जो रूप होता है वो हम लिख देंगे। इधर क्या है सह और इधर क्या है गिर। अब देखो गी, र में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो बड़ी है तो बड़ी जोड़ेंगे, क्या बनेगा गिरी, और आगे क्या हो जाएगा सह, तो क्या हो जाएगा गिरीशः, पर्वतों का स्वामी ही गिरीशः। अब इसमें से ऐसे पूछ ले, अब देखो अगर यहाँ पे ई की मात्रा आप बड़ी कर देते तो भी बनता तो गिरीश ही, लेकिन आपका विग्रह गलत हो जाता। इसलिए आपको शब्दों का भी पता रखना है। कवि में ई की मात्रा छोटी होती है, जैसे मान लो कवि का उदाहरण ले लेते हैं, कवि प्लस इंद्र। अब ये भी आपको ऐसे शब्दों को देखना, इंद्र में भी ई की मात्रा हमेशा छोटी होती है, कवि में भी ई की मात्रा छोटी होती है। अब देखो क्या है, छोटी है तो छोटी लिखेंगे, इधर भी छोटी है, छोटी का मतलब ह्रस्व है। अब इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, दोनों के स्थान पे क्या कर देंगे, दीर्घ रूप कर देंगे। इधर क्या है कव, आगे क्या है ईशः इंद्र। अब देखो बड़ी मात्रा है, बड़ा ही जोड़ेंगे, क बी न ब्र, क्या बन जाएगा कविंद्र। ऐसे आपको शब्दों का क्या करना है, आपको परिचय करना है। जैसे मान लो श्री यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी का स्वामी भगवान विष्णु ईशः। अब देखो इधर भी क्या है बड़ा अर्थात दीर्घ है, इधर भी दीर्घ रूप है, तो श्रय। अब श्रय को ऐसे करेंगे तो इसमें से हमने बाहर निकाला दीर्घ ऋकार को, इधर भी दीर्घ ऋकार है, और आगे क्या है सह। अब यहाँ देखो सब जगह अलग अलग परिस्थितियां हैं। यहाँ रस्व के बाद में दीर्घ ही मिला था, यहाँ रस्व और रस्व इकार ही है, जबकि यहाँ दोनों हमें क्या मिल गए, बड़े मिल गए। तो हमें उनको नहीं देखना, हमें तो ये पता है कि ई के आगे ई है मतलब सवर्ण वर्ण है, और सवर्ण वर्ण है तो हमें दोनों के स्थान पे दीर्घ ही करना है।
एकादेश करना है। अब कोई कहे कि नहीं यहाँ पे बड़ी तो आपने इकार किया तो क्या हुआ, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमने दो के स्थान पे एक किया है, इसीलिए तो इसका नाम एकादेश संधि है। तो क्या बना, श्र प्लस ईसा, इस तरीके से था ये। अब इसको मिलाएंगे, क्या बनेगा, श्री और आगे क्या है, सह। तो श्री से में कौन सी संधि है, सवर्ण दीर्घ संधि है। ऐसे शब्दों का परिचय करते हुए आप चलेंगे, जैसे मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, गिरी प्लस ईश, गिरीश, हरि प्लस ईश, हरीश। ठीक है, लिख देता हूं एक रूप और, हरि प्लस ईश। अब आप बना सकते हो, बिल्कुल इजी है। क्या बन जाएगा, हरीश। तो आपको पता होना चाहिए हरीश में हमेशा ई की मात्रा बड़ी ही आएगी। अब ऊ के उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। अब देखो समय से बाहर क्या निकलेगा, रस्व उ, आगे भी क्या है, रस्व उ, इसके आगे क्या है, कै, और आगे ती, उक्ति। तो दोनों को हटाएंगे, दोनों के स्थान पे दीर्घ वाला करेंगे, इधर से स और इधर क्या है, कति ही। अब इनको मिलाएंगे, स में उ की मात्रा दीर्घ वाला ही हमें लिखना है, सु, और आगे यथावत जो रूप है उसको लिखना है सुक्ति ही। क्या बनेगा, सुक्ति ही। ऐसे ही सु प्लस उक्तम, सुक्तम, जैसे सु प्लस उक्तम, क्या बन जाएगा, सुक्तम। ऐसे शब्दों का परिचय आपको करना है। जैसे और उदाहरण देता हूं मैं, भानु यानी सूर्य, भानु प्लस ऊर्जा। अब आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा में ऊ की मात्रा हमेशा बड़ी होती है। इसका विश्लेषण कैसे होगा, भान प्लस ऊर्जा, पूरा सही नहीं लिखा ये, भान, भान में से हमने रस्व उ बाहर निकाला, आगे दीर्घ उ है और आगे है रेख के आगे ज। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, दोनों के स्थान पे दीर्घ करेंगे। इधर क्या है, भान, आगे क्या है, जा, बन क्या जाएगा, भा, फिर क्या है, न में उ की मात्रा बड़ी जोड़ेंगे, भानु, और क्या है, जा, तो क्या बन जाएगा, भानुर्जा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको अर्थ की दृष्टि से शब्दों को चेंज भी नहीं करना है। कहीं आप सूर्य प्लस ऊर्जा कर दो, क्योंकि भानु का मतलब भी सूर्य ही होता है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि सूर्य प्लस ऊर्जा, इसमें तो सूर्योजा गुण संधि का कार्य हो जाएगा। जो शब्द हैं वर्ण विधि में कोई जरूरी नहीं है आपको शब्दों का अर्थ आए, बस आपको सही सही वर्ण बिठा करके उनका मेल करवाना है। तो इसी प्रकार से जैसे मान लो भानु प्लस उष्मा, कोई आपको कहे भानु प्लस उष्मा, उष्मा में भी हमेशा उ की मात्रा बड़ी होती है। तो क्या बन जाएगा, भानु से मा, जैसे ये बनाया भानुष्मा, क्या बन जाएगा, भानुष्मा। और उदाहरण लिख देता हूं मैं, जैसे मान लो ससुर, स्वश्रु, ससुर को क्या कहते हैं संस्कृत में, स्वश्रु, प्लस उवाच, यानी ससुर जी ने कुछ कहा, उवाच, तो क्या बन जाएगा, स्व। अब श्रु, तो इसमें से हमने दीर्घ उ बाहर निकाला, आगे रस्व उ है, आगे क्या है, वाच। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, दोनों की जगह दीर्घ वाला करेंगे। इधर से क्या है, स्व, श्र, और आगे क्या है, वाच। अब बन क्या जाएगा, स्व श्रु, बड़ी मात्रा, फिर क्या है, वाच, और क्या बन जाएगा, स्वश्रुवाच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ये उदाहरणों के माध्यम से आपको इन चीजों को समझना है। अब नए उदाहरण लेते हैं, जैसे ए का हो गया, ई का हो गया, उ का हो गया, रिकार का लेते हैं। हमारे सामने परिस्थिति क्या होगी,
री छोटी भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसके जस्ट आगे छोटा भी हो सकता है और बड़ा, मतलब ह्रस्व या दीर्घ कोई भी रूप हो सकता है। हमें करना कौन सा है, हमें दीर्घ वाला रूप ही करना है, ये वाला रूप आपको करना है। जैसे मान लो माता का ऋण, मातृ प्लस ऋणम, इधर भी शब्द क्या है, माँ और री को बाहर निकालेंगे, तय हलंत हो जाएगा, मातृ प्लस री, आगे क्या है ऋणम, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, दोनों की जगह पे क्या कर देंगे दीर्घ, और दीर्घ वाला रूप ऐसे लिखा जाता है। तो इधर शब्द क्या है यथावत, जो मात शब्द है, आगे क्या हो जाएगा ऋणम। अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माँ तय, अब इस तय में जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान देना, ऊपर मैंने ऐसे लिखा था मातृ, आगे क्या बन जाएगा ऋणम, और क्या बन जाएगा मातृणम, ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे पितृ प्लस ऋणम, क्या बन जाएगा पितृणम, होत्री प्लस ऋकारः, तो क्या बनेगा हो त्रिकार है, क्या बन जाएगा होत्रिकार। अब जैसे मान लो होत्री का होता का ऋण, होत्री प्लस ऋणम, तो बन क्या जाएगा होत्रीणम, होत्रीणम, ये बन जाएगा होत्रीणम बन जाएगा। अब इसी प्रकार से हम री के उदाहरण लेते हैं। अब आपको पता है द्री का दीर्घ रूप नहीं होता, तो द्री के जस्ट आगे द्री है, तो इन दोनों के जगह पे आपको एक ही द्विवर्ण करना है, वो ही द्री के क्या हो जाएंगे उदाहरण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखो, अभी लिखते हैं उदाहरण एक दो। जैसे मान लो द्री है और द्री के आगे ही हम द्विवर्ण कर दें, द्विवर्ण या द्विकारः। अब इधर भी द्रि है, इधर भी द्रि है, दोनों को हटाओ, दोनों की जगह एक ही कर दो, आगे क्या है कारः, तो द्विकारः में कौन सी संधि हो गई, द्विकारः में आपकी सवर्ण दीर्घ संधि ही हो गई है। इसी प्रकार से जैसे मान लो द्रि जमा द्विवर्ण है, इधर भी द्रि है, इधर भी द्रि है। अब आप कहो कि ये अंत कहाँ है, अरे तो भाई पहले वाले शब्द के अंत में यहाँ नहीं मिले, मान लो यहाँ कोई एक ही वर्ण हो तो वही आदि है, वही अंत है, इसी आधार पे हम ये संधि कार्य कर रहे हैं। तो बन क्या जाएगा द्विवर्णः। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी आपके हो सकते हैं, जैसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है उसको कहते हैं गमद्रि, गमद्रि प्लस द्विकारः, गमद्रि प्लस द्विकारः। अब देखो शब्द क्या है गम, गम के आगे क्या है द्रि, द्रि के आगे क्या है द्रि, और आगे क्या है कारः। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, दोनों की जगह पे द्रि, अब द्रि का दीर्घ होता नहीं है इसलिए जो है वो ही लिखेंगे। इससे पहले क्या है गम और आगे क्या है कारः। अब इसको मिला के लिख देंगे ग मैं द्रि का रह, और क्या बन जाएगा गमद्रिकारः। ऐसे ही जैसे मान लो पद द्रि प्लस द्विकारः, तो क्या बन जाएगा दोनों की जगह एक द्रि कर देंगे, पद द्विकारः। तो इस आधार पे आपने देखा कि हमें ह्रस्व या दीर्घ कोई भी वर्ण मिले, अक प्रत्याहार के वर्ण होने चाहिए और वो वर्ण सवर्ण होने चाहिए। ए के आगे ए में से ही कोई होना चाहिए, ई के आगे ई में से ही कोई होना चाहिए, तो फिर हम जो दीर्घ वाला रूप होता है वो रूप हम कर देंगे। वही आपका कौन सा संधि का प्रकरण हो जाएगा, वही आपका सवर्ण दीर्घ संधि का प्रकरण हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम सवर्ण दीर्घ संधि को बस यहाँ तक समझेंगे। उसके बाद में अब हम आगे नेक्स्ट संधि का प्रकरण रखेंगे। सवर्ण दीर्घ संधि में से कोई भी उदाहरण जो मैंने रखे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी के उदाहरण हैं, सिलेक्टेड उदाहरण हैं, इनको भी देखें और आप किसी भी किताब में देख सकते हो। इस पैटर्न को अगर आपने समझ लिया तो आप
सारे के सारे उदाहरण निकाल सकते हो और आपको निकालना भी है। क्यों? क्योंकि आपको शब्दों का परिचय वहीं से होगा। कवि में ई की मात्रा छोटी है या बड़ी, इंद्र में ई की मात्रा छोटी है या बड़ी, उष्मा में ऊ की मात्रा बड़ी है या छोटी, ह्रस्व है या दीर्घ, इसका पता आपको शब्दों को देखने से लगेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शब्दों को आप देखें जिससे कि संधि विच्छेदों को आप सही कर सकते हो। और आपको पता है मैटर जो है हमारा कंटेंट बुक जो है, इसको पढ़ने के बाद में आप सारे के सारे उदाहरण निकाल सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप एप्लीकेशन पे मेरे से आप प्रश्न वगैरह कर सकते हो। इस क्लास को यही संपन्न करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।